वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में। नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर ए प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म द फॉर्म फैक्टर एंड फेज फैक्टर आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। में हमें फॉर्म फैक्टर और क्रेज फैक्टर बताना है। हमें ये मालूम है कि फॉर्म फैक्टर जो होता है ये 1.11 होता है और क्रेज फैक्टर ये होता है 1.414 जो ऑप्शन बी में हमें दिया है। अगर आपको इसके फॉर्मूले या इक्वेशन देखने होंगे तो इसमें आपको क्या करना है, देखो एग्जाम में आप डायरेक्टली सॉल्व कर दो और हम इसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि फॉर्म फैक्टर जो हमें दिया होता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इसमें आपको आरएमएस वैल्यू जो होती है ये IM अपॉन √2 ये दी होती है और इसमें आपको दिया होता है 2IM, ये नीचे लिख लेता हूं मैं, अपॉन पाई ये दिया होता है। ये सॉल्व करने के बाद IM और IM कैंसिल हो जाएगा और आपको ये सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, जो हम 1/√2 इसको लिख लेते हैं 0.707 और इसको लिखते हैं। अगर ये सॉल्व करने के बाद ये IM यहाँ पे हम सेम एज इट इज रहने देंगे, बाद में वो कैंसिल कर लेते हैं हम। फिर ये हम IM फिर से यहाँ पे लिख देंगे बट 2/पाई आपको मिलेगा या तो 0.636 IM, आप ये लिख लेना। के बाद में इसको फिर आप डिवाइड करोगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1.1 फॉर्म फैक्टर। इसको हम फॉर्म फैक्टर को KF एज ए शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें दिया है क्रेज फैक्टर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रेज फैक्टर में क्रेज फैक्टर इज इक्वल्स टू, इसमें आपको यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन यहाँ पे है आरएमएस वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू जो आपको लिखना है उसमें आप क्या लिखोगे, एक ही वैल्यू है इसमें, जो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं या तो फिर हम IM लिखेंगे और आरएमएस वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिखी है IM अपॉन √2। IM और IM कैंसिल हो जाएगा और आपको ये √2 मिलेगा सिर्फ, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसे कहते हैं हम क्रेज फैक्टर, जो यहाँ पे हमने बी में दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन में है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है में है a sinusoidal voltage applied across a series RC circuit is given by 40 sin omega t volt. The current flowing in the circuit is 20 sin omega t minus 45 ampere. Determine the value of average power in watt. तो हम गिवन क्या है ये देखेंगे। गिवन में हमें ये दिया हुआ है कि ये सर्किट है जो हमने लिया है RC, यहाँ पे दिया हुआ है RC सर्किट्स। इसमें वोल्टेज है 4 sin ओमेगा टी, ये वोल्टेज है। उसके बाद में हमें कुछ करंट दिया है, ये 40 sin ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री एम्पियर। ठीक है, अभी इसमें हमें एवरेज पावर जो बताई है, जो हमारा फॉर्मूला होता है VI cos phi। आप इसको लिख सकते हैं जैसे इसमें है P एवरेज इज इक्वल टू VI cos phi। और हमें इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब ये हमें इक्वेशन देते हैं और ये वैल्यू होती है। अभी जैसे यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ये दी हुई है, जिसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ ये 40 पे, और यहाँ पे भी मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे 20 हमें दिया है, ये करंट दिया है। और ये जो वैल्यू होती है ये इंस्टेंटेनियस होती है। ये फॉर्मूला भी इससे ही आता है, जैसे ये P एवरेज इज इक्वल टू VI cos phi, यही सेम होता है। सिर्फ हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे VRMS IRMS, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको जो कन्वर्ट करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमें RMS वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक बात आप इसको यहाँ पे ये लिख लीजिए, क्योंकि हमें RMS कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको आप क्या करें, ये मैक्सिमम वैल्यू में रखें। तो मैं ये क्या करता हूँ, इसको ये रब कर देता हूँ, फिर ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, और इसको भी ये R और S को मैं रब कर देता हूँ, फिर ये होता है हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से ये मैक्सिमम वैल्यू को आप अगर √2 से डिवाइड करोगे तो आपको फिर RMS वैल्यू मिलती है, इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू, या तो फिर आप उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे Vm यहाँ पे है तो Vm क्या दिया है हमें, ये देखिए Vm यहाँ पे दिया हुआ है 40 और ये 40/√2 ये हमें यहाँ पे लिख लिया है। जैसे हमें Rm मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलते हैं, ये मिलती है 20 में। अब मैंने क्या किया यहाँ पे फिर से एक बार √2 लिख दिया। उसके बाद में अगेन cos 45 हमें जो मिलता है 1/√2 ये हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे कैलकुलेशन देखेंगे। 4 2 8, यहाँ पे 8 लिया और 2 0 है तो मैंने 2 0 लिख लिया यहाँ पे। √2 इंटू √2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 मिलेगा और मैं इसको एज इट इज थोड़ी देर के लिए 1/√2 लिख लेता हूँ। आगे और एक इक्वेशन में अगर मैं देखूंगा ये 2 1 2 और इसको मैं 2 4 8 मतलब हमें मिलेगा ये 400 अपॉन यहाँ पे √2 ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर से अगर आप इसको कैलकुलेशन में कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे अगर मैंने इसको 400/√2 मतलब यहाँ पे मुझे और एक स्टेप में देखा जाए तो मुझे ये मिलेगा 400/1.414, ठीक है, ये मिला। उसके बाद में फिर हमें लास्ट में जाके पी एवरेज ये मिलता है जो हमें वैल्यू चाहिए। पी एवरेज इज इक्वल्स टू 282.84 वैट हमें ये आंसर मिलेगा, जो हमारा ये लास्ट आंसर है। और ये ऑप्शन में कहा दिया है 282.84, ये हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू कॉपर इज। ये हमारी कंडक्टिविटी हमें मिलती है, डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिखता हूँ, ये हमें 0.6 इतनी मिलती है। एज कंपेयर टू कॉपर हमें दी है, ये एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है at what level of current flowing during electric shock that is possible, मतलब कितना करंट फ्लो होना चाहिए कि उसके लिए ह्यूमन की डेथ हो सकती है, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो ये हमें जो मिलती है 50 to 100 मिली एम्पियर, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्हेन ए ड्राई कंडीशन ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इज अराउंड। अगर ह्यूमन की बॉडी जो है वो ड्राई कंडीशन है, हमारी बॉडी एक तो ड्राई और वेट, ये दो कंडीशन हो सकती है। वेट कंडीशन में अगर आपको मतलब आपके स्किन पे पूरा पानी होगा या तो फिर आप भीग गए होंगे, मतलब कुछ भी ऑप्शन हो सकता है इसमें। या तो फिर आपको जो स्वेट पसीना ज्यादा आया हुआ तो इसमें आपका रेजिस्टेंस अलग होगा। पर अगर आपकी बॉडी जो है पूरी ड्राई बॉडी है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 100 किलो ओम ये आपको वैल्यू इतनी मिलेगी। और यहाँ पे 1 किलो ओम भी दिया है, मतलब ये 1000 ओम है। 1000 ओम होता है वेट बॉडी के लिए, हमें पूछा है ड्राई बॉडी के लिए, ड्राई बॉडी के लिए होता है 100 किलो ओम, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। There are n resistors, each are connected in parallel, having value R with equivalent resistance of X. What will be the total resistance when these n resistors are connected in series? अभी आपको इसमें देखो ये काफी सर्किट, अगर मतलब आप इसमें देखेंगे तो इसमें पैरेलल काफी सर्किट लगाए हुए हैं। सपोज ये रेजिस्टर्स लगाए हुए पैरेलल में, जैसे हम देखेंगे अभी आगे। पहले हम ये देखते हैं कि जैसे इसको इक्वेशन पहले हमें पैरेलल में देखना है, तो इक्वेशन होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। अभी यहाँ पे पैरेलल में मैंने तो दो ही दिखाए है, पर आप इसको ईयर नंबर में बताए हैं। जैसे मैं अभी अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक रजिस्टर मैंने क्या किया पैरेलल के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करते जाऊँ तो ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, और इसका हमें क्या पूछा है कि आर इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है। फिर और एक लास्ट में मैं क्या करता हूँ, लास्ट के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लास्ट रजिस्टर्स एक ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, एज कम्पेयर टू, मतलब आगे आगे आप जाओगे जैसे ये आपको Rn तक मिलेगा, इसे इन्होंने इस पे बताया है। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है, और क्वेश्चन क्या दिया है वो भी पहले देखना पड़ेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन तो पहले या तो फिर मैंने इक्वेशन लिख लिया है, तो इक्वेशन लिखने के बाद हम फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन्होंने क्या बताया है, देयर आर n रेजिस्टर्स, ये n रेजिस्टर्स मैंने यहाँ पे दिखाए 2-3, पर ज्यादा रेजिस्टर्स है या नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है। ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सब पैरेलल में कनेक्टेड है, और सबकी वैल्यू कितना है
आर इन्होंने लिख दी है विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स के साथ इक्विवेलेंट है, ये इनको बताना है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा और देखना या तो बताना चाहूँ तो ये होता है, सपोज मतलब ये आर इक्विवेलेंट है और ये किसके लिए इक्वल है, इक्विवेलेंट टू 1/x के लिए इक्वल रहने वाला है। मतलब ये इक्वेशन में क्या करूंगा अभी 1/x, क्योंकि ये तो इक्वल है, आर 1/r इक्विवेलेंट इक्वल है 1/x के लिए, तो मैं आगे लिखता हूँ 1/x इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ये डैश डैश प्लस आपको जाना है आर तक, आपने ये इक्वेशन लिख लिया है। ये इक्वेशन लिखने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/x इक्वल्स टू, अभी ये सब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा लिखा कि r1 r2 और rn ये सब क्या है, एक वैल्यू है जो r है। मैं जैसे आगे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी पहले नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए मैं इसको n लिख देता हूँ, और n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ rq है जैसे r1 प्लस r2, ठीक है, डैश 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 rn, ये आप समझ लेना, इक्वल्स टू r, ये सब क्या है r है, इसलिए मैंने r ले लिया। तो मुझे जो वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ये वैल्यू किसकी निकालनी है, r की निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, r को इस तरफ लेके जाऊंगा, फिर ये मुझे क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू x कहाँ पे आएगा, इससे ऊपर आएगा राइट हैंड साइड में, तो ये मिलेगा मुझे x10। तो ये मेरा पहला इक्वेशन मुझे मिल गया है। और इसे अभी हमें आगे क्या बताया है कि आपको यही सेम आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम फिर से एक फॉर्मूला देखेंगे जो हमारे पास है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल या तो डैश 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 RN। तो इसके लिए सेम मैं अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा कि R इज इक्वल्स टू या तो फिर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 डैश 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 RN, ठीक है, ये सब R के लिए इक्वल है। तो हम यहाँ पे लास्ट में R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये सब क्या है, R है, और ये कितने हैं, ज्यादा नंबर ऑफ है, इसलिए हम यहाँ पे n और r ये लिख देंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, जिसे मैं यहाँ पे ये भी लिखता हूँ पुटिंग इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन कौन सा, यहाँ पे देखो r है, तो पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब ये यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। तो 1 हमें 2 में रखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n। अभी ये R की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x n निकाले, मैं nx लिखता हूँ क्योंकि हमें ये मल्टीप्लाई करने के लिए इजी होगा। फिर ये होता है n इंटू n, n स्क्वेयर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n स्क्वेयर x, ये हमें किसकी वैल्यू मिली, R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे मिली, और ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। हम ऑप्शन में देखते हैं कि n स्क्वायर x हमें ये दिया है बी में, ठीक है। फिर अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी इन मोह पर मीटर ऑफ ए 2 ohm सर्कुलर वायर व्हेन द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द वायर आर 10 मीटर एंड 0.8 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसमें हम जिसे गिवन या तो फिर डायग्राम देख लेते हैं, मतलब अंडरस्टैंड के लिए हमें थोड़ा इजी होगा। तो इसमें हमें क्या दिया है, जैसे यहाँ पे देखो, अभी इसमें एक सर्कुलर वायर है, जो मैंने सर्कुलर वायर ले ली है, कंडक्टिविटी तो हमें फाइंड आउट करनी है, और ये 2 ओम हमें दिया है, ये रेजिस्टेंस दिया है ये सर्कुलर वायर का। इसमें हमें लेंथ दी है, ये लेंथ है 10 मीटर, और जो डायमीटर दिया हुआ है ये डायमीटर है 0.8 मीटर, ठीक है। हमें ये वैल्यू दे दी है और हमें निकालना है कंडक्टिविटी। जो हमें मालूम है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, पर हमारे पास रेजिस्टिविटी नहीं है, तो हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, और रेजिस्टिविटी हमें ये भी मालूम है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें निकालना है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे मिलता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे क्या होगा, ए यहाँ पे निकल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, पर मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ आर ए, और ये जो यल है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये यल मैंने लिख लिया है। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहाँ पे रेजिस्टिविटी का हमें दिया है 2, ये हमें यहाँ पे दिया है एरिया, ठीक है। तो फिर मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लेंथ लिखता हूँ, लेंथ हमें दी है 10 मीटर। मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि हमें ए दिया हुआ है ना, ये है एरिया। एरिया के लिए फिर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ
जैसे मुझे एरिया क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर, ये हमें एरिया मिलेगा। अभी ये आर क्या है, इसका रेडियस है, तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू, ये है डायमीटर अपॉन 2, जो हमें डायमीटर दिया है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। डायमीटर हमें जो दिया है 0.8, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो 0.8 अपॉन 2 हमें कितना मिलेगा, 0.4, तो ये हमें इसका रेडियस मिल जाएगा। तो एरिया हम क्या लिखता है डायरेक्ट, ये पाई और इसको स्क्वायर होगा 0.4 स्क्वायर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम 2 इंटू यहाँ पे 0.4/2 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन यहाँ पे है 10। अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जैसे 2 इंटू यहाँ पे आपको 0.4 का स्क्वायर जो मिलेगा, ये मिलेगा 0.16, 4 4 16, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे पाई लिख देता हूँ अपॉन यहाँ पे 10। उसके बाद में अगर आप फिर कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा ये 0.32 पाई अपॉन 10। आगे और जाओगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे आपको आगे की वैल्यू मिलेगी 1.0048 अपॉन 10, फिर आपको मिलेगी ये, अगर 0 ऊपर निकल जाएगा तो 0.10048 आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसके बाद में ये आपको क्या मिला, रेजिस्टिविटी, तो ये मैं लिखता हूँ ओम मीटर, ये हमें रेजिस्टिविटी मिली है। तो अभी हमें ये रेजिस्टिविटी फॉर्मूले में पुट करनी है, जो हमारा फॉर्मूला का है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमें रेजिस्टिविटी कितना मिला, 1 अपॉन 0.10048, ये हमें मिला है रेजिस्टिविटी। फिर हमें इससे मिलेगा कंडक्टिविटी, और हमें कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 0.10048 अगर आपने निकाला तो आपको क्या मिलेगा, इसका 9.952 को ये मोह पर मीटर ये कंडक्टिविटी मिलेगा। इसके बाद में आपको अगर ये 9.952 ये मिला है तो इसका अप्रोक्स हम लेंगे, तो इसका अप्रोक्स हमें मिलेगा 10 मोह पर मीटर, ये है कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ये है ए में। नेक्स्ट हम देखते हैं ERG, जो अर्ग हम इसे कहते हैं। अर्ग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डैश, ये इसका यूनिट है, ये हमें मालूम है, ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। इसके लिए हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें मालूम है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग ये होता है, पर ये जूल एक एनर्जी के लिए होता है, तो हम क्या करेंगे, अर्ग ये है एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, what is the equivalent inductance in EH between the terminal A and B in the circuit given below। ये A और B ये है सर्किट में, और ये सब हमारे लिए ये इंडक्टेंस दिया हुआ है। यह जो इंडक्टेंस है ये हमें दिए है सीरीज में, मैं इसको लिखता हूँ L1 इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3H। इसको मैं लेता हूँ L2 के लिए, L2 इज इक्वल्स टू ये होता है 1 + 1 इज इक्वल्स टू, ये मुझे मिलेगा 2H। और अभी ये पैरेलल में है, तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, L1 अपॉन L3 ले लो, L इक्विवेलेंट ले सकता हूँ, L भी ले सकते हो, पर मैं अभी यहाँ पे L3 लिख लिया मैंने, तो ये मुझे 3 मिला यहाँ पे, तो 1/3 + 1/2, इसको अभी ये यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे +3 और 3 × 2, ओके, ये हमें मिलेगा। फिर 1/L3 इज इक्वल्स टू 3 + 2 5 और 3 × 2 = 6। तो हमें यहाँ पे लिखना है L3 के बारे में, तो मैं लिखता हूँ यहाँ L3 इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा 6/5, ठीक है। ये L3 यहाँ पे गया और ये 6 इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और 5 नीचे आ जाएगा। तो 6/5 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 5 × 1 = 5, 1 बाकी रह जाएगा, ठीक है, 0 रहेगा, 5 5 2 = 10, ये हमें हेनरी में मिल जाएगा। पर हमें अभी क्या निकालना है, पूरा इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अभी ये 1.2 यहाँ पे मैंने लिखा, फिर ये एक 1 बाकी है, ये 1 मैंने लिख लिया, फिर ये 1 एक बाकी, ये सीरीज में आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। मतलब हमारा जो ये डायग्राम जो मैंने ये सीरीज में पहले लिख लिया, और इसका जो सब हमने ये निकाला
इसके लिए सिर्फ एक इंडक्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा और लास्ट में ये सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हमें अभी यहाँ पे 1 था और यहाँ पे भी 1 था, हमें ये मिला, ये 1.2 मिला। अब ये सब सीरीज में हुए तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन कर लेंगे। तो हमें कितना 1.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.2 प्लस 1 फिर से हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। जैसे फिर मैं और एक बार इसको 1 से क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा इक्वल्स टू 3.2। ये जो हमें ऑप्शन में दिया है ये सी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, इसको हम हिंदी में कर लेंगे ये ऐसा यूनिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन द सेम व्हेन द लेयर ऑफ टेफ्लॉन इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अभी हमें इसमें क्या देखना है, या तो इन्हें क्या बताना है, जैसे हमें ये मालूम है कि ये जैसे कैपेसिटर, ठीक है, देखो इन्होंने क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन सेम, मतलब हमें इस ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी सेम रहने वाली है, कब, व्हेन द लेयर ऑफ टेफ्लॉन, यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल टेफ्लॉन मैंने यहाँ पे, ये है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन मैंने इंसर्ट कर दिया बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट्स के अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज इसमें टेफ्लॉन इंसर्ट किया। हमें ये बताया कि इसमें से क्या सेम रहने वाला है, इसमें हमें जो चार्ज है वो हमें सेम मिलेगा, ये ऑप्शन बी, बाकी चेंज हो सकते हैं पर चार्ज हमें सेम मिलेगा। बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैपेसिटर। देखो हमने देखा है सिरेमिक टाइप का कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का भी कैपेसिटर होता है और फिल्म भी होता है, और ये वायर बाउंड में होता है। मतलब जैसे ये सपोज मैंने क्या किया, ये वायर लिया, मतलब ये वायर किया मैंने इसे बाउंड, तो ये हमें कुछ इंडक्टेंस मिलेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये कैपेसिटर नहीं हो सकता, ये वायर बाउंड, ये कैपेसिटर नहीं है, बाकी सब कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इसमें है मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज के लिए हम क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा। अगर किरचॉफ करंट लॉ पूछते तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, जैसे मैं अभी क्या बोलता हूँ, Q इज इक्वल्स टू, ये बेसिक से मैं जा रहा हूँ, Q इज इक्वल्स टू आई टी, फिर हमें करंट क्या मिलता है, करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी हमें मिलेगा, मतलब करंट में क्या आया, ये चार्ज हमें मिला, इसलिए करंट के लिए हम क्या कहेंगे कि किरचॉफ करंट लॉ चार्ज के लिए, और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसके लिए आएगा, एनर्जी के लिए आएगा। ठीक, अब इससे याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, तब तक आप ये सॉल्व करते रहे।